नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा वाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। मिन्हाज अहमद ने घर में बने प्रेशर कुकर बम का वीडियो कश्मीर के एक हैंडलर को भेजा था। पूछताछ में ये बात सामने आई है। उमर अल मंडी से बात करने के बाद कश्मीर का हैंडलर दे रहा था धमाका करने की पूरी जानकारी। कश्मीर का हैंडलर मिन्हाज से सीधे संपर्क में था। धमाके के लिए नया प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने की हिदायत कश्मीर के हैंडलर ने ही दी थी। नए प्रेशर कुकर के साथ उसका पैकिंग बॉक्स भी सुरक्षित रखने के लिए कहा गया था। वीडियो कॉल के जरिए हलमंडी का एक और सहयोगी कश्मीर से कुकर बम को घातक बनवा रहा था। मुशीरुद्दीन के जरिए उसके ही रिक्शा से बम प्लांट कराने की प्लानिंग थी। संतोष शर्मा इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कश्मीर के हैंडलर तक को वीडियो दिखाया जा रहा है और कैसे इसे और घातक बनाया जाए इसकी प्लानिंग थी। कितनी गंभीरता से इस वक्त एजेंसीज इस पूरी जानकारी को देख रहे हैं, क्योंकि तार जिस तरह से कश्मीर तक जुड़ रहे हैं ये यकीनन एक बड़ी इंफॉर्मेशन है अभी एजेंसीज के लिए भी। देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस लगातार इन दोनों से मुशीरुद्दीन और मिन्हाज से जिस तरीके से पूछताछ कर रही है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि उमर हलमंडी जो पाकिस्तान क्वेटा शहर से बैठ करके वहां से इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उसके बाद उसने अपनी जानकारी कहा जाए कि इनको हैंडल करने के लिए कश्मीर के करीबी को से संपर्क करवाया और कश्मीर में बैठा हुआ शख्स ही इनको प्रेशर कुकर बम बनाने के लिए कहा जाए पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जब मिन्हाज ने अपने घर में प्रेशर कुकर बम बना लिया तो उसके 2 वीडियोस बना करके उसने कश्मीर के हैंडलर को दिखाए थे कि इस तरीके से बन गया है। कश्मीर का हैंडलर में इस बात की साफ ताकि किसी के प्रेशर कुकर जो भी इस्तेमाल होगा वो नया हो और उसमें जो कार्टून जो पैकिंग में हम अमूमन जो प्रेशर कुकर खरीदते हैं तो जो पैकिंग होती है वो भी उसको जरूरत थी, ताकि अगर कहीं पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर प्रेशर कुकर रखा जाए तो लोगों को शक न हो, लोग सोचे कि ये नया कुकर है, कोई खरीद कर आया, कोई दर्शनार्थी, कोई यात्री और उसका छूट गया और वहां पर प्रेशर कुकर बम प्लान किया जा सके। ये बड़ी जानकारी मिलकर के आई है यूपी एटीएस को। यूपी एटीएस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो दूसरा शख्स मुशीरुद्दीन है यही ई रिक्शे से इस प्रेशर कुकर बम को लखनऊ में प्लान करने वाला था। ये अपने ई रिक्शे पर रखकर इस प्रेशर कुकर बम को रखता और उसके बाद वहां उस इलाके से छोड़कर चला जाता। ये लगातार दो दिन हो चुके हैं। 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर दोनों लोग चल रहे हैं, मुशीरुद्दीन और मिन्हाज, और इनके बाद इनसे पूछताछ के बाद तमाम अहम जानकारियां लगातार मिलती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपको। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जाए या नहीं, ये मामला अब देश भर में सबसे बड़ी बहस का विषय बन गया है। अदालत ने भी इस पर जवाब मांगा है यूपी सरकार से। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। 16 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संजय शर्मा इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जी संजय, बताएं। इसमें सीधा सीधा मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये स्वतः संज्ञान लिया है तो कांवड़ यात्रा पर तो मुझे संकट के बादल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून के बादल भले ना गिर रहे हों, लेकिन कांवड़ यात्रा पर संकट के बादल हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सभी जगह चर्चा है और इसमें सरकार में भी चर्चा है, सड़कों पर भी चर्चा है। और ऐसे में लोग जिस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में ढिलाई बरती जा रही है, उसे देखकर तो मुझे लग रहा है जस्टिस फालियस नारीमन की अदालत है और उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है। तो इसमें मुझे कहीं कोई शक शुबहा नहीं लग रहा कि यूपी सरकार को कोई राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे ही पहले कह चुकी है कि वैक्सीन का टोटा है। और ऐसे में किसी भी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख को ये आदेश हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट आदेश करे कि इस पर बैन लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। अभी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ और वायरस अपना रूप बदल रहा है। संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर ठीक से गई भी नहीं और ऐसे में कोरोना को लेकर लापरवाही बरतना, प्रोटोकॉल्स का पालन न करना जल्द ही तीसरी लहर से सामना करवा सकता है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें
हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के असर से अब महंगाई खाने पीने के सामान पर अटैक कर रही है। कोरोना काल में पहले ही लोगों की आमदनी घट चुकी है। ऐसे में महंगाई की आफत से गुजर बसर करना आम आदमी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लगातार दूसरे महीने रिटेल महंगाई दर 6% के ऊपर बनी हुई है। ये आंकड़ा कोरोना काल में महंगाई से जूझते आम आदमी की मुश्किलों को बयान करने के लिए काफी है। इस महंगाई से केवल आम लोग ही परेशान नहीं हैं। आरबीआई जैसे नीति निर्माता भी इसके आगे बेबस हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में ये ब्रेकर बनने का काम कर रही है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जून में रिटेल महंगाई दर मई के मुकाबले में मामूली तौर पर कम हुई है। जून में सीपीआई घटकर 6.26% पर आ गई है। मई में ये 6.30% थी। लेकिन मई के मुकाबले जून में खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, जिसकी एक बड़ी वजह महंगे पेट्रोल डीजल है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई दर जून में 5.15% रही, जबकि मई में ये 5.01% थी। जानकारों का भी मानना है कि महंगाई का मौजूदा स्तर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जरूरी सस्ती ब्याज दरों के रास्ते का कांटा बन गया है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो अब महंगी होती जा रही हैं और लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, चाहे सब्जियों के रेट हों या फिर दाल और चावल हों। ये सभी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और उसका इन्फ्लेशन डायरेक्ट सीधे रिलेशन है और इसी वजह से आम लोगों को महंगाई का सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। आने वाले समय में आरबीआई भी यहां पर बहुत ज्यादा स्टेप नहीं ले सकती और अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट में और कटौती होती है तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि आगे महंगाई तो बढ़ेगी। अगर अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो मई के मुकाबले जून में फ्यूल और लाइट में महंगाई बढ़कर 12.7% रही, जबकि मई में ये 11.6% थी। इसके अलावा भी अगर सालाना स्तर पर देखें तो कई चीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सरसों का तेल 90 रुपए से बढ़कर 209 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ है। दूध 30 से 65 रुपए से बढ़कर 38 से 67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा भी चावल, अरहर दाल, शक्कर, आलू, प्याज भी महंगे हुए हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशान फूड इंडस्ट्री है। फूड इंडस्ट्री के अंदर ये महंगाई दर बढ़ी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ जाना, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाना, और आलू, प्याज, दूध, घी, रिफाइंड, गैस सिलेंडर, फ्यूल कॉस्ट बढ़ना, और वहीं सरसों का तेल तो 100% की बढ़त के साथ बंद होता है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके क्यूमुलेट होती हैं एक बढ़ी हुई कॉस्ट के ऊपर, और बढ़ी हुई कॉस्ट के साथ रिटेल प्राइस आप नहीं बढ़ा सकते, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और मार्केट का स्लम्प होना, और वहीं प्रॉफिट मार्जिन थिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड इंडस्ट्री काफी गहरी इंपैक्ट में आई है। ऐसे में पहले ही कोरोना में आमदनी घटने से परेशान लोगों के लिए महंगाई का ये चाबुक दोहरी मुसीबत जैसा है। अब देखना यही है कि पेट्रोल डीजल समेत सप्लाई को दुरुस्त करके कैसे सरकार इस महंगाई से आम आदमी को निजात दिलाती है। आज तक ब्यूरो। बात करेंगे पाकिस्तानी साजिश की, जो कि बाज नहीं आ रही है। 1 और 11 में आज हम आपको पाकिस्तानी साजिश के 4 सबूत दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन वाली साजिश दिखी तो एलओसी पर सीज फायर अग्रीमेंट के बाद भी सीमा पार आतंकियों के लॉन्च पैड तैयार है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की साजिश खत्म नहीं हुई। आज पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। बात यही खत्म नहीं होती, अब तो पाकिस्तानी हैकर्स ब्लैकआउट का नापाक प्लान तक बना रहे हैं।
उड़ते आतंक की साजिश खत्म ही नहीं हो रही है। जम्मू एयरबेस के धमाके का शोर जम्मू से दिल्ली में अभी गूंज ही रहा है, लेकिन ड्रोन वाली साजिश खत्म नहीं हो रही। साजिश का उड़ता आतंक इस बार पाकिस्तान से सटे सीमा पर दिखा। जम्मू के अरनिया सेक्टर में रात 9:52 पर आसमान में लाल बत्ती की चमक दिखी। करीब 200 मीटर की ऊंचाई होगी। बीएसएफ के जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला, गोलियां बरसाईं तो ड्रोन पाकिस्तान सीमा की ओर जाता दिखा और फिर लाल बत्ती अंधेरे में गायब हो गई। बीएसएफ ने रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है। बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के अरनिया सेक्टर में जो है बीएसएफ के जवानों ने हवा में जो है एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा और जैसे ही उस ड्रोन को देखा गया तो बीएसएफ के जवानों ने तुरंत उस पर फायरिंग की, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है वो ड्रोन वहां से ओझल हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो उस ड्रोन का संचालक था पाकिस्तान में, उसने उसको वापस खींच लिया। तो साफ जाहिर होता है कि हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर में जो है ड्रोन की हरकतें हुई हैं उसके पीछे पाकिस्तान है। ड्रोन का पाकिस्तान बॉर्डर के पास दिखना और फिर पाकिस्तान की ओर जाना बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। अच्छी बात ये रही कि बीएसएफ की मुस्तैदी से ड्रोन की साजिश नाकाम हो गई। ड्रोन से आतंकी साजिश की पहली वारदात 27 जून को दिखी थी, जब जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए। धमाका छोड़ा था, लेकिन साजिश बड़ी थी। आईईडी के साथ आरडीएक्स के मिलने से हड़कंप मच गया। ड्रोन वाली साजिश धमाके तक आ गई, लेकिन ये नई नहीं है। 30 महीने में ही बॉर्डर पर 3000 से ज्यादा ड्रोन देखे गए। अगर जम्मू के बाद उड़ते आतंक का हिसाब लगाए तो 18 दिन में 6 बार ड्रोन मंडराता दिखा। 27 जून जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला। 28 जून कालूचक और रत्नुचक में ड्रोन दिखे। 29 जून जम्मू के सैन्य प्रतिष्ठानों के पास 3 ड्रोन दिखे। 30 जून मीरान साहिब, कालूचक, कुंजवानी में ड्रोन की हरकत। 2 जुलाई जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग। 13 जुलाई अरनिया में फायरिंग के बाद भागा ड्रोन। ड्रोन की साजिश से निपटने के लिए सरकार ने भी तैयारी कर ली है। जल्द ही ड्रोन पॉलिसी आ सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स 10 एंटी ड्रोन सिस्टम लेगी। ये एयरफोर्स स्टेशनों पर लगेंगे। सिस्टम में लगे होंगे लेजर निर्देशित वेपन। ड्रोन की ट्रैकिंग हो पाएगी। ड्रोन को मार गिराना मुमकिन होगा। मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम पर जोर। फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। साफ तौर पे पाकिस्तान की डेस्परेशन नजर आ रही है। वो आर्म्स गिराना चाहते हैं, असला गिराना चाहते हैं, ड्रग्स गिराना चाहते हैं, पैसा गिराना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के पास इन सब चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। हमको तकरीबन 2 साल का लीड टाइम था। जब तक हम एक सिस्टम नहीं लगाते जिससे हम ड्रोन को तुरंत से डिटेक्ट करके उसको मार नहीं गिरा पाते, इस माफी की हरकतें होती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको एंगेज किया तो वो वापस चला गया। ड्रोन आतंक का बड़ा हथियार बन चुका है। दुनिया भर में आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है आतंक के इस हथियार को अब पाकिस्तान ने भी अपना लिया है। अब जरूरी है कि इस उड़ते आतंक को करारा जवाब मिले, ताकि आसमान से कोई नापाक साजिश न हो पाए। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त ने और जानकारी के साथ जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता आ गए हैं। जितेंद्र, देखिए जिस तरह की परिस्थितियां ये ड्रोन दिखने के बाद पैदा हुई हैं, सुरक्षा को इतना बड़ा खतरा है, यकीनन सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। इसे लेकर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, ड्रोन पॉलिसीज पर किस तरह की तैयारी गृह मंत्रालय की है? देखिए मीनाक्षी, गृह मंत्रालय की तरफ से ड्रोन पॉलिसी को लेकर के 2 बार पिछले महीने में बैठक की जा चुकी है। इस बैठक में डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आईबी के अधिकारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी, ये तमाम लोग इसमें मौजूद थे, जिसमें ये सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि अगले महीने में 15 तारीख तक नई ड्रोन पॉलिसी आ सकती है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो करीब 700 के ऊपर सुरक्षा प्रतिष्ठान है, वहां पर
इस नई ड्रोन टेक्नोलॉजी को लगाया जा सकता है, जिसका सीधा मकसद है कि जिस तरीके से आतंकी अब ड्रोन के जरिए हथियार का तो इस्तेमाल करते ही थे, अब बम और गोले उसके जरिए बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर गृह मंत्रालय नई पॉलिसी लेकर के आ रहा है और इस पर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में कई निर्णय भी लिए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इन निर्णयों को अलग अलग जगहों पर लागू किया जाएगा और उसके बाद नई ड्रोन पॉलिसी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ड्रोन हमलों का जो खतरा है वो कम किया जा सके। शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। तो ड्रोन वाली साजिश के बाद आतंकी साजिश की अब बात करेंगे। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। मारे गए आतंकियों में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का कमांडर एजाज भी शामिल है। एक हफ्ते में ये चौथा एनकाउंटर है जिसमें 12 आतंकियों का अब तक सफाया हो चुका है। कश्मीर में आतंक पर वार। पुलवामा में 3 आतंकी ढेर। हफ्ते भर में 12 आतंकी साफ। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने तड़के बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें लश्कर कमांडर एजाज समेत 3 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपने की खुफिया जानकारी मिली थी। सुबह 3 बजे सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। फिर आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा कस्बे में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें एक विदेशी बताया जा रहा है। अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो लगातार सुरक्षा बलों ने मिलिटेंट ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई है और उसमें उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं। पिछले 1 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर में ये चौथी मुठभेड़ थी और अभी तक 12 मिलिटेंट इन 4 मुठभेड़ों में मारे गए। कश्मीर में 1 हफ्ते में आतंकियों के साथ 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 आतंकियों का काम तमाम हो गया। अगर पिछले साल से तुलना करें तो मई के महीने में पिछले साल 15 आतंकियों का सफाया हुआ, तो जून में पिछले साल 48 आतंकियों को मार गिराया गया, तो इस साल 13 दहशतगर्द ढेर हुए। वहीं जुलाई के महीने में पिछले साल 20 आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाया गया, तो वहीं इस साल जुलाई में अब तक 16 आतंकी मारे गए। जम्मू में सांबा सेक्टर में भी आतंक की साजिश नाकाम की गई। बीएसएफ ने टैंक रोधी बारूदी सुरंग को निष्क्रिय किया, तो आसमान में धुएं का गुबार छा गया। ये बारूदी सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गैलाट गांव में मिली। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी एलओसी पर बंदूकों का शोर तो नहीं है, लेकिन साजिशें फिर से शुरू हो गई हैं। सीमा पार फिर से आतंकियों के लॉन्चिंग पैड तैयार हैं, बस मौके का इंतजार है। लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। देखिए एलओसी से आज तक संवाददाता अभिषेक भल्ला की है ग्राउंड रिपोर्ट। भारत माता की जय! भारत माता की जय! एलओसी पर बंदूकों का शोर थमा हुआ है। घरों में दुब के लोग खुले में सांस ले रहे हैं। दिल में सुकून है, चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई है। करीब 20 साल बाद एलओसी पर ये बदलाव आया है। 24 फरवरी को दोनों देशों में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा अब भी नहीं है। यही वजह है कि सेना मुस्तैद है। सेना के जवान पहले की तरह ही घुसपैठियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोनों देशों के पोस्ट भी आसपास हैं। कहीं कहीं तो पोस्टों में सिर्फ 100 मीटर का फासला है। हाल ही में 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई दूसरी तरफ से, और उस इन्फिल्ट्रेशन को रोका गया। टेररिस्ट आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका गया। इस इलाके में जो पोस्ट हैं भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी की, वो बेहद नजदीक हैं। इस तरह का जंगली इलाका है, इसलिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। पोस्ट सिर्फ 100 या 150 मीटर दूर हैं। भले ही सीज फायर एग्रीमेंट हो, लेकिन मुस्तैदी में भारतीय सेना की कोई भी कमी नहीं आई है।
ड्रोन वाली साजिश के बाद खुफिया विभाग ने घुसपैठियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। आतंकी सीमा पर तैनात हैं, बस मौके की तलाश में हैं। सीज फायर के बाद सीमा पार बने आतंकी ठिकाने और लॉन्च पैड हटा लिए गए थे, लेकिन अब ये फिर से एक्टिव हो गए। एलओसी पर बंदूक तो शांत है, लेकिन आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले साल सीज फायर उल्लंघन के रिकॉर्ड मामले आए। 17 सालों में सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने 4700 बार सीज फायर तोड़ा। धारा 340 हटने के बाद गोलीबारी कुछ ज्यादा ही बढ़ी थी। फरवरी से सीज फायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है और तब से काफी हद तक शांति बनी रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से फायरिंग हुई है या शेलिंग हुई है। हालांकि जिस इलाके में हम हैं यहां पर बहुत ज्यादा शेलिंग और फायरिंग हुआ करती थी, लेकिन भारतीय सेना के लिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल पार्टी है जो कि एक ड्रिल कर रही है, ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। पुंछ सेक्टर में रहने वालों के लिए 2 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। आए दिन सीमा पार से गोलियां चलती रहती थी। कई लोग गोलियों के शिकार हुए, कई की जान गई, कई जख्मी हुए, कुछ के जख्म अब भी हरे हैं। 21 साल के शौकत मोहम्मद सेना के लिए पोर्टर्स का काम करने वाली टीम में थे। वो अपना एक पैर खो चुके हैं। उनके एक साथी की तो घुसपैठियों ने जान ही ले ली। 10 जनवरी 2020 को हम 10 पोर्टर फौज के साथ काम करते थे, जा रहे थे सुबह 8 बजे। तो वहाँ बैट एक्शन वाले बैठे हुए थे रास्ते में, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, जिसमें से 2 पोर्टर शहीद हो गए। तो मेरी टांग में उन्होंने गोली मार दी, मेरे को इंजर्ड कर दिया। एक बंदे की वहाँ से गर्दन काट के ले गए वो। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने और हमारे जो पोर्टर थे उन्होंने उठाया, हमको वहाँ से लेके आए बॉर्डर से। तो बहुत मदद किया हमारी भारतीय सेना ने। क्या नसीम अख्तर और सफीना बी ने अपने पति को खो दिया। पाकिस्तान की गोली ने दोनों की जान ले ली। एक शख्स को तो 17 गोलियां लगी थीं। अब उनकी पत्नी किसी तरह बच्चे को पाल रही हैं। उस काम पर जा रहे थे, सामान उठा कर लेकर आगे बैठे हुए थे, उन्होंने मार दिए। सामान उठा के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत जुल्म किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन सहारा देने वाला है रोजी पानी। उन्होंने पाकिस्तान वालों ने बहुत जुल्म किया, तो उनको बदला लेने को चाहिए। लोगों को नहीं पता कि ये शांति कब तक रहेगी, कब सीमा पार से गोलियां चलने लगे, भरोसा नहीं। इसलिए गांव वाले बंकर की मांग कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से अभिषेक भल्ला, आज तक।